गुड मॉर्निंग। जो नए हैं इस चैनल पे उनसे ये गुजारिश है कि वो सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन भी दबा देंगे ताकि आपको समय पे हमारा वीडियो पहुंच जाए। आज मैं चूँकि ये सीरीज़ चल रही है यूजीसी नेट की, तो मैं यूजीसी नेट पे ही आपको काफ़ी अभ्यस्त कर देना चाह रहा हूँ ताकि आपका नॉलेज बढ़ जाए कि आखिर ये क्या है। तो आखिर यूजीसी नेट है क्या? बहुत सारे विद्यार्थियों का कन्फ्यूज़न है। तो यूजीसी नेट जो है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, और ये प्रोफेसर बनने के लिए यानी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एक क्राइटेरिया है। उसको उस क्राइटेरिया को आप पास करते हैं, क्वालिफाई करते हैं, तो आप इस लायक होते हैं कि आप डिज़र्व करते हैं कि आप कॉलेज में पढ़ाने के लायक हो चुके हैं। अब आप ये बताइए, आप जाएंगे कॉलेज में पढ़ाने, आप बीए वालों को पढ़ाएंगे, एमए वालों को पढ़ाएंगे, तो जाहिर सी बात है आपकी कुछ क्वालिटी होनी चाहिए ना, कि ऐसे ही जा कर के आपको बोल दिया जाए कि नहीं एमए कर लिया है, आप जा कर के आप प्रोफेसर बन जाएंगे, पढ़ाएंगे। तो हमारे अंदर हमारे टैलेंट को परखने के लिए नेट का एग्ज़ाम रखा गया है, और इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन बीए रखा गया है, एमए रखा गया, सॉरी। लेकिन जो विद्यार्थी एमए में है, अपीयरिंग में, वो एग्ज़ाम दे सकता है, वो भी क्वालिफाई कर सकता है, उसके लिए भी अपॉर्चुनिटी है। अगर वो अपीयरिंग में एग्ज़ाम देता है और पास हो जाता है तो उसको 2 साल का टाइम मिलता है। विदिन 2 ईयर आपको अपना रिज़ल्ट प्रोड्यूस करना होता है कि आप एमए 2 साल के अंदर में कर लें। अब मैं इस बात को थोड़ा दूसरी तरफ ले जाना चाह रहा हूँ कि आज का मैंने टॉपिक फिक्स किया है कि जो लोग कॉलेज में पढ़ रहे हैं, या वो बीए में हैं या एमए में हैं, अब वो साथ साथ में नेट की तैयारी करना चाह रहे हैं, तो साथ साथ में एकेडमी के साथ साथ नेट की तैयारी, कंपटीशन की तैयारी कैसे करें, ये एक बड़ा मसला है कि टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाए, कि बीए का क्लास भी करे, बीए के बहुत सारे असाइनमेंट हैं, एमए के असाइनमेंट हैं, एमए का भी क्लास करे, और साथ में पैरेलल नेट की भी तैयारी करे। तो मैं आपको ये बता दूं कि कोई भी चीज़ एक दिन में नहीं होती। कोई भी काम जो है ना, अचानक का काम और जल्दी का काम जो है शैतान का होता है। आप कंसिस्टेंटली काम करेंगे, आपको मिनिमम 2 घंटा निकालना है हर एक दिन। मिनिमम आपको 2 घंटा निकालना है। अगर इतना भी नहीं कर सकते तो 1 घंटा निकालिए, लेकिन इससे कम तो कुछ होता ही नहीं है। तो मिनिमम आप 2 घंटा निकालिए। कॉलेज का काम को अलग से मैनेज कीजिए और नेट को अलग से मैनेज कीजिए। अब क्या करेंगे, आप 2 घंटा टाइम नेट के लिए निकालते हैं या 1 घंटा निकालते हैं। सपोज मैं ये कह रहा हूँ 2 घंटा भी नहीं, 1 ही घंटा आप निकालिए। आप बीए में हैं या एमए में हैं तो 1 घंटा भी आप निकालिए, चलिए। लेकिन आप चाहेंगे तो 4 घंटा भी निकल सकता है, पर आप 1 घंटा निकालिए, ठीक है, क्योंकि आप 1 घंटा जीके के लिए भी निकालेंगे। जीके नेट के सिलेबस में ही है। उसके बाद आप करेंगे क्या, तो शुरुआत कहाँ से करेंगे? शुरुआत करेंगे आप सिलेबस से। आप सबसे पहले जो सब्जेक्ट है आपका, चाहे हिस्ट्री है, चाहे पॉलिटी है, चाहे ज्योग्राफी है, चाहे सोशियोलॉजी है, चाहे इकोनॉमिक्स है, पहले आप सिलेबस डाउनलोड कीजिए यूजीसी नेट का, सोशियोलॉजी का, हिस्ट्री का, पॉलिटी का, जिस भी सब्जेक्ट में है आप। उसके बाद वो सिलेबस आपके मोबाइल में नहीं होना चाहिए। उस सिलेबस को आप कॉपी में लिखिए। उस सिलेबस को आप कॉपी में उतार लिया, राइट डाउन कीजिए। अब जब आपने सारे सिलेबस को उतार लिया तो आप पढ़ाई की शुरुआत कीजिए। पर पढ़ाई की शुरुआत कैसे करेंगे? अब आप देखिए पहला चैप्टर और पहला, दूसरा, तीसरा जो चैप्टर कंटिन्यूटी में होता है, एक ही टॉपिक से रिलेटेड होगा, एक जैसा। जैसे सोशल थॉट होगा तो सोशल थॉट में, जैसे पॉलिटिकल थॉट होगा या इकोनॉमिक थॉट होगा तो एक जैसे वैज्ञानिक होंगे एक साथ। उसी तरह जैसे मान लें बेसिक सोशियोलॉजी होगी या बेसिक प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल साइंस होगी तो उसकी थ्योरी अलग अलग, सरकार क्या है, राजनीति क्या है, ये सारी चीज़ें एक जगह होगी। तो आप क्या करें, आप उससे रिलेटेड जो हमने लिस्ट आपको दी है बुक की, वो किताब खरीदें और एक टॉपिक पे आप फोकस करें। अब उस एक टॉपिक पे एक बात और है, आपको नोट्स बनाने हैं। बिना नोट्स बनाए बनाए काम नहीं चलेगा।
किताब से अगर आप नोट में नहीं लिखेंगे पॉइंट वाइज किताब की बातों को, तो एग्ज़ाम के वक्त आप रिवाइज नहीं कर सकते। उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि एग्ज़ाम के समय आपका टाइम बचता है। आप पूरी किताब है, सपोज ये एक किताब है पूरी, और इस किताब को आपने पढ़ा, इस किताब को आप पढ़ेंगे तो ये मान लिया आपने 1 महीने में पढ़ा, अगर आप इसको नोट करते हैं तो 10 पेज 15 पेज में नोट हो जाएगा, और उसको आप 2 घंटे में रिवाइज कर लेंगे एग्ज़ाम से 1 महीना पहले, 15 दिन पहले, तो एक किताब आपका 2 घंटे में रिवाइज होगा। तो ये एक बड़ा बेनिफिट होता है। आप अपने से नोट बनाएं, नोट शॉर्ट में होना चाहिए। जैसे कोई थ्योरी है या कॉन्सेप्ट है, थ्योरी किसने दिया, उसका क्या अर्थ है, आपने उसको लिखा और फिर आप उसको साइड कीजिए। दूसरी अहम बात, ये जो किताब है, जो किताब आप लाते हैं, आप पढ़ाई कैसे करें ये भी आप जान लीजिए। आप जो किताब मार्केट से खरीदते हैं, उस 90% स्टूडेंट का ट्रेंड है कि वो चाहता है कि किताब गंदा ना हो। ये एक गलत ट्रेंड है। आपकी किताब जितनी गंदी होगी, ये इस बात का सूचक है, ये इस बात का निर्धारक है कि आपने उसको उतना ज़्यादा पढ़ा होगा। अब आप हमें ये बताइए, एक व्यक्ति के पास शर्ट है और पैंट है, वो बहुत गंदा हो चुका है। क्यों? जब वो पहना होगा, इस्तेमाल किया होगा, जाहिर सी बात है तभी तो गंदा हुआ होगा। वो अलमारी में रख करके गंदा तो नहीं होगा। तो जब जिस चीज़ का इस्तेमाल आप ज़्यादा करेंगे, ब्रेन का इस्तेमाल करें, हर चीज़ का जितना ज़्यादा आप इस्तेमाल करेंगे वो उतनी ज़्यादा गंदी होगी। ये नेचुरल थ्योरी है। और जितना कम आप इस्तेमाल करेंगे वो नहीं रहेगी। आप कोई कपड़ा ला करके रख दीजिए अलमीरा में और 1 साल बाद भी खोलिए तो वो वैसी का वैसी रहेगी। लेकिन आप बीच बीच में हर 15 दिन में 1 महीने में पहनते हैं तो वो गंदा होना है, वो उसका अपना कलर जाएगा। तो उसी तरह किताब का है, किताब को आप खोलिए और इसको अंडरलाइन कीजिए, तब जा कर के आप कॉपी में उतारिए। ऐसा नहीं है कि किताब लाए एकदम नया है, किसको दिखाना है? लक्ष्य क्या था आपका? आपका लक्ष्य है नेट क्वालिफाई करना, ये बताना कि मेरी किताब अभी तक नहीं है। और मैं ये बताऊं, हमारी किताब इतनी मतलब गंदी हो गई है अंडरलाइन कर कर के, और आज भी मगर सुरक्षित है। तो किताब सुरक्षित होना चाहिए बट अंडरलाइन होना चाहिए, क्योंकि इससे आपका बहुत समय बचता है। मैंने पिछले दिनों जो हिस्ट्री में आपको हमने वीडियो दिखाया, हिस्ट्री वाला जो किताब सब था, तो उसमें आपने देखा होगा कितना अंडरलाइन है और पुरानी हो चुकी है, उसमें कई चीज़ें लिख चुकी है। तो जहाँ मौका मिले आप पॉइंट लिखें किताब के अंदर, पॉइंट नोटिस करें कि यहाँ पे ये थ्योरी है, ये वाली वहाँ है, दोनों का अटैच करें दोनों किताबों के कि ये थ्योरी इस पेज पे है, इसका मतलब ये है, इन्होंने ये कहा, कॉल मार्क्स ने ये कहा और वहाँ पे मैक्स वेबर ने ये कहा। दोनों को अटैच करें, किताब को टच करें, किताब को क्या करें कि अंडरलाइन करें। ये थ्योरी ज़रूरी है। तो क्या क्या है, डेली 1 घंटा या 2 घंटा पढ़ाई का यूजीसी नेट के लिए टाइम निकाले, सिलेबस को आप उतार ले, लिख ले, सिलेबस का एक एक पॉइंट, एक एक चैप्टर आप ले करके चलें और नोट बनाना शुरू करें। और ये जो है मतलब पार्ट टाइमर के लिए मैं बता रहा हूँ। और आप थोड़ा जैसे कुछ दिन ज़्यादा हो जाएगा तो आप थोड़ा क्वेश्चन भी देखें कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन देखने का नज़रिया ये है कि कभी भी संभावित प्रश्न ना देखें, प्रोबेबल क्वेश्चन को आपको टच नहीं करना है, आपको देखना है जो क्वेश्चन पहले एग्जाम में आया है, क्योंकि आपका मॉडल कौन है, यही फ़र्क है। एक आदमी जो खुद नेट क्वालिफाई है वो आपको बता रहा है, और एक आदमी जो खुद नेट नहीं क्वालिफाई है वो आपको गाइड कर रहा है। दोनों में बेहतर कौन होगा? बात समझ में आ गई होगी। एक क्रिकेटर है और वो खुद इंटरनेशनल खेल चुका है, नेशनल, और वो आपको बता रहा है कि क्रिकेट का खेल कैसा है। और एक वो व्यक्ति है जो आपको बता रहा है जिसने कभी क्रिकेट नहीं खेला, नेशनल इंटरनेशनल पता नहीं वो कहाँ खेला, वो आपको बता रहा है। तो ये समझने की ज़रूरत है। तो यही बात मैं क्वेश्चन से रिलेटेड बात आई थी। तो मॉडल क्वेश्चन पूछा हुआ है उसका वैल्यू है, और एक व्यक्ति ने मार्केट में हज़ारों क्वेश्चन बना बना करके बेच रहा है, किताबें बना बना करके, वो मॉडल क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन वो नहीं तैयार करता है जो जिसकी किताब मार्केट में बिक रही है, वो एक आम व्यक्ति है। क्वेश्चन जो सेटर है वो क्वेश्चन सिर्फ सेट कर रहा है एग्ज़ाम के लिए। तो उसकी दृष्टि को आप तभी समझ पाएंगे जब आप ओरिजिनल क्वेश्चन को देखेंगे। तो कभी भी क्वेश्चन देखने का क्या नज़रिया होना चाहिए,
मॉडल क्वेश्चन नहीं देखें। मॉडल या आइडियल क्वेश्चन आपके लिए वो होगा जो एग्जाम पूर्व के एग्जाम में, प्रीवियस एग्जाम में जो पूछे हुए क्वेश्चन है उसको आप देखें। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। और तो तीन तीन एक एक टॉपिक पर आप नोट बनाएं, पॉइंट वाइज लिखें, और आगे अगला पॉइंट है कि कॉन्सेप्ट और फैक्ट पर ध्यान दें। तो कॉन्सेप्ट और फैक्ट जो है इंटर रिलेटेड है, ऐसा नहीं है कॉन्सेप्ट अलग चीज़ है और फैक्ट अलग चीज़ है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट और फैक्ट को इंटर रिलेटेड है, कॉन्सेप्ट भी लिखें और फैक्ट भी लिखें। एक और चीज़ है, इसमें कई लोगों का ये मानना है कि रटे नहीं, लेकिन मेरा मानना दूसरा है। मेरा मानना है कॉन्सेप्ट को आप समझें और फैक्ट को आप रटें। जैसे अनुच्छेद 15 अगर आपको याद नहीं है, और एग्ज़ाम में आता ही है, जीके में भी आता है, जीएस में भी आता है, आईएएस में भी आता है, पीसीएस में भी आता है, नेट में भी आता है, और याद नहीं है तो कैसे होगा भाई? अकल कहाँ से लगाएंगे? भारत की राजधानी कहाँ है, इसमें अकल कहाँ लगेगी? तो रटना तो पड़ेगा ना। अनुच्छेद 15 है, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत होना चाहिए। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत होना चाहिए। अनुच्छेद 19 में है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि। तो अनुच्छेद 21 इसी तरह प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। तो याद है तभी तो बोलेंगे, याद है तभी तो आप क्वेश्चन करेंगे। कहाँ से अकल आएगी? अकल है कॉन्सेप्ट के लिए, अकल है कि फंडामेंटल राइट क्या है, मूल अधिकार क्या है, क्या क्या अधिकार हैं, क्या अंडरस्टैंडिंग है मूल अधिकार को लेके, मूल कर्तव्य क्या है, इसमें अकल लगाना है। लेकिन 6 प्रकार के हैं, वो तो रटना पड़ेगा। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये रटेंगे नहीं तो कैसे होगा? 6 प्रकार के मूल अधिकार है। तो इन बातों का ये 4-5 बिंदु है। यूजीसी नेट से रिलेटेड कम से कम 10-15 वीडियो बनेगा जो आपके हर एक अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करेगा। तो मैं समझता हूँ मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू।